अरविंद मिश्रा ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए विज्ञान के पौधों की कहानी से प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सजीवों को अपने दैनिक क्रियाओं के संपादन के लिए अथवा शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा सजीव मुख्य रूप से भोजन के द्वारा लेते हैं, अपने दैनिक कार्यों का संपादन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पौधे भी तो सजीव हैं। सजीवों की श्रेणी में हम पौधे को भी रखे हैं। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? आइए, आज की हमारी इस कक्षा का उद्देश्य हरे पौधे के भोजन निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी लेना है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। दो शब्दों से बना हुआ है। यह कितने शब्द हैं? इसको आप खंड करेंगे तो इसमें कुल कितने शब्द हम देख रहे हैं? हम इसमें दो शब्द देख रहे हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं? प्रकाश और संश्लेषण। यहाँ पर प्रकाश जो है यह सूर्य प्रकाश को बताता है, जबकि संश्लेषण निर्माण को बताता है। छोटे छोटे अणुओं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण की क्रिया को ही हम लोग सिंथेसिस या संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम सम्मिलित रूप से प्रकाश संश्लेषण को एक सामान्य अर्थ में यह समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्माण की क्रिया। हरे पौधे, हम नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट समझ सकते हैं कि हरे पौधे हरे होते हैं। क्यों होते हैं ये आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर जान लीजिए कि पौधे के हरे भागों में एक खास प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। वर्णक पीछे की कक्षाओं में आपने पढ़ा है वर्णक के बारे में। तो ये खास प्रकार के वर्णक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में भी एक खास प्रकार के हरे रंग वाले वर्णक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हिंदी में जिसे हरित लवक कहा जाता है, उसके अंदर हरे रंग के वर्णक, रंग उत्पन्न करने वाले को हम वर्णक कहते हैं। तो हरे रंग के वर्णक जो हैं वो क्या होते हैं? वहाँ उपस्थित होते हैं, जिसे हरित लवक या क्लोरोफिल के नाम से हम जानते हैं। इसी के कारण पौधे जो हैं, इसी की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के दिखते हैं। क्यों भाई? अब पौधे हरे रंग के दिखते हैं यानी पौधे की पत्तियां खास करके, और यदि शाक है तो उसके तने भी हरे रंग के दिखते हैं, क्योंकि उसके तने में भी उस समय क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर समझिए ध्यान से कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों का बना हुआ होता है, और उसमें से ये क्लोरोफिल जहाँ उपस्थित हैं, ये सूर्य प्रकाश के 7 रंग में से जो हरा रंग है, बैनी आह पीनाला है ना, या बीबी गियर, जहाँ भी देखते हैं तो एक हौ से हरा या जी से ग्रीन, तो उसके रंग को ये क्या करते हैं? पूरे के पूरे जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित करते हैं, और जब वो हमारी आंखों पर आती है तो इसी से हम उसको हरा रंग देखते हैं। पौधे की पत्तियां में उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं वो सूर्य प्रकाश के हरे रंग को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, लौटा देते हैं, जो हमारी आंखों पर आकर के हमें हरे रंग की अनुभूति देता है। ठीक है, चलिए। तो प्रकाश संश्लेषण ही वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे सरल पदार्थों से अपना भोजन, जो वह मंड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, अलग अलग जो नाम इसके दिए गए हैं,
है ना, हिंदी में उसे एक नाम केवल मंड के रूप में जाना जाता है, उसका निर्माण करते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? हम जंतु लोग ऐसा करते हैं क्या? अपना भोजन स्वयं से हम लोग क्या सिंथेसिस कर सकते हैं क्या? निर्माण कर लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग किसी दूसरे पर अपने भोजन के लिए, सच कहें तो पौधे पर ही प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पर के लिए आश्रित होते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसीलिए हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हरे पौधे को हम स्वपोषी क्यों कहते हैं? स्व मतलब अपने आप से, पोषी माने पोषण करना, अपने आप से वो पोषण करते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषमपोषी। दूसरे पर जो है हम लोग आश्रित हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में एक सबसे जो अहम प्रक्रिया है ऊर्जा के रूपांतरण की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न तो नाश होता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सौर ऊर्जा का जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और उसी जैव रासायनिक ऊर्जा जो कि पत्तियों की कोशिकाओं में बनती है और वहाँ से पूरे पौधे की संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में जाती है, उसी से पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए वह जैव रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये जो जैव रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह भी एक मुख्य प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए अब हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को देखें। ऐसे तो सामान्य रूप से हमने तो बताया कि सूर्य प्रकाश में सिंथेसिस की प्रक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं या पौधे के जो हरे भाग हैं, एक ही बात है, हम बोलेंगे हरे पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट या मंड का निर्माण करना और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ना, यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बच्चों, अब आप देखिए कि हरे पौधे जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसमें कितने मुख्य कार्य हुए। पहला, कितने चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ गई। ध्यान देने पर हमें लगता है कि सबसे पहला तो है सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सोचना पड़ेगा पत्तियों में इन चार चीज़ों का। आपके घर में भी जब माँ खाना बनाती है, सपोज कीजिए चावल के लिए घर में खाना बनाती है, घर में खाना कहाँ बनाती है? रसोई घर में। जिस कमरे में खाना बनता है उसे हम लोग किचन बोलते हैं या रसोई घर बोलते हैं। तो पौधों में अब खाना कहाँ बना? क्लोरोफिल कहाँ रहता है? पत्तियों में, हरी पत्तियों में। तो उन पत्तियों में, तो अब आप याद रखिए कि पौधे का रसोई घर क्या हो गया? पौधे का रसोई घर हरी पत्ती हुई। तो आपके यहाँ जब खाना बनता है रसोई घर में, तो ऊर्जा का एक संसाधन होता है, यानी चूल्हे में से है ना आग के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। फिर एक बर्तन यानी हंडी के अंदर चावल, पानी आदि का उपयोग होता है, फिर तो भात बनता है ना। तो इसी तरह से भोजन बनता है। तो पौधे को भी तो बहुत चीज़ चाहिए ना। तो इसीलिए पौधे की हरी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, ये वास्तव में आप समझिए तो वह चूल्हा है, क्योंकि उसी के अंदर यह क्षमता होती है कि वह सूर्य प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सके। आगे की कक्षाओं में आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, कि किस तरह से यह जो अंदर की जटिल रासायनिक क्रियाएं होती है वो किस तरह की होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये आगे की बातें हैं जो कि आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हम यह जानें कि
फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खाद्य निर्माण का कारखाना पौधे का कहाँ है, कौन सा है? तो हम क्या बोलेंगे? हरी पत्ती। पौधे का रसोई घर क्या है, कहाँ है? तो हम सीधे बोलेंगे हरी पत्ती। छोटे छोटे प्रश्नों को भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए, इसमें जो जरूरत पड़ी कच्ची सामग्री के रूप में खनिज लवण और जल, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जो आपने अध्ययन किया है पूर्व की कक्षाओं में, तो वहां पर आपने जाना कि जड़ का कार्य है मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करना, वहां से वो उसको अवशोषित करते हैं। विसरण और परासरण की क्रियाओं के सम्मिलित रूप से, है ना, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, दो एक अहम प्रक्रिया है, यहाँ पर हम आप उसके बारे में भी जानेंगे। तो जल जो है ये जड़ से, अभी हम यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए चित्र को जो है हमने दिखाया है ना, हम यहीं से इसका पूरा वर्णन करेंगे। लेकिन अभी देखिए प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो हम लिखेंगे खनिज लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ लोग इसमें क्लोरोफिल को भी जोड़ देते हैं, कुछ लोग सूर्य प्रकाश को भी जोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं कच्ची सामग्री के रूप में हम खनिज लवण और जल को, माने खनिज जल को और कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों के लिए। अब उसकी प्रकाश संश्लेषण के लिए होने वाली आवश्यक शर्तें क्या हैं, तब हम बताते हैं कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को उपस्थित होना चाहिए, दूसरा जल को उपस्थित होना चाहिए, क्लोरोफिल का रहना जरूरी है, और चौथा सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है। तो ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है, इसको जो है हम इस तरह से देखेंगे। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो एक क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल में हम इसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोफिल का एक जो है स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। क्लोरोफिल के अंदर जो है आप देखिए कि ये हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट की स्थिति, हरित लवक का जो है ये स्थिति, या प्लास्टिड्स भी हम इसको कह सकते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर देखिए कि ये किस तरह से थैलोक्वाइड्स के रूप में एक के ऊपर एक सजे हुए होते हैं। ये क्लोरोफिल सजे हुए होते हैं, और इस के जो है हम इसका नाम ग्रेना देते हैं। और इसी में और द्रव का जो भाग है, द्रवीय भाग को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है, तो हरित लवक के अंदर होती है। तो बच्चों अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा ग्रेना और स्ट्रोमा का नाम, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ग्रेना जिसका कि सिंगुलर है ग्रेनम, लेकिन स्ट्रोमा का सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि वह तो द्रव अवस्था में रहने वाला चीज़ है। आप देख रहे हैं लाल रंग से हम दिखा रहे हैं पानी जल के अणुओं को, और ये यहाँ से आते हुए जड़ से तना के अंदर से जाइलम के द्वारा, जाइलम एक संवहन नलिका होती है, पाइप के समान ही आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही महीन होती है, ज़्यादा नहीं, है ना, छोटी होती है नलिका। इसके द्वारा जो है ये पत्तियों में पानी लाल रंग वाला आया। दूसरा, अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि हमारे हवा में 0.3 से 0.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की विधि के द्वारा, विसरण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अणुओं की, पदार्थ के अणुओं की गति, ये जो है ये कहलाती है विसरण। जबकि परासरण इसी तरह की गति जब एक झिल्ली के द्वारा होने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर कि विसरण और परासरण, जिसको कि हमने अभी आपको परिभाषित किया, तो विसरण के द्वारा ये CO2 अंदर आता है, और अंदर जो है क्या है, ये हरित लवक है। इसके अंदर में अब जो है ये क्रिया शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हुई, और इसके द्वारा निर्माण क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यही ग्लूकोज को जो है फिर पौधे अपने ऊर्जा की प्राप्ति के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो बच्चों अब देखिए, ये जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया विधि है, इसे एक समीकरण के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। यह है CO2, सामान्य रूप से आप लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, तो इससे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और फिर जल बनते हैं। आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु एक साथ
पत्तियों के अंदर जा कर के सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हमने यहाँ लिखा है, इसकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है ना। ये ग्लूकोज का निर्माण होता है यहाँ पर बच्चों। ये 6O2 6 अणु ऑक्सीजन बनते हैं जो वातावरण में चले जाते हैं, और 6 अणु जल के भी बनते हैं बच्चों। ये भी जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम इसको समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। रासायनिक भाषा में भी हम लिख सकते हैं, अथवा शाब्दिक भाषा में भी हम नीचे आपको लिखा है हमने, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, जहां हम तीर देते हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। यही ग्लूकोज के जब कई एक अणु एक दूसरे से मिलते हैं तब जो है निर्माण होता है हमारा, है ना, स्टार्च का। आइए इस जटिल क्रियाविधि के द्वारा पौधे के भोजन का निर्माण हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का हमारे लिए महत्व क्या है। यदि प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा? तो हमारा तो सीधा सा जवाब है कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो, एकदम से नहीं हो, तो कुछ समय के बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद इस धरती पर से जो है पूरे जीव की जो समष्टि है वो खत्म हो जाएगी। पूरे के पूरे जीव, सामान्य भाषा में समझिए कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का प्रकार आपने देखा है, भोजन के आधार पर हमने बांटा है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी तो सीधे सीधे पौधे पर जो है आश्रित है। मांसाहारी घुमा के थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आश्रित है कि वो जो है ना, खाते हैं किसको? वैसे जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं। और सर्वाहारी तो दोनों को खाते हैं। तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा, उसको ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगी, तो जीव क्या होंगे? मर जाएंगे, स्पष्ट सी बात है। उसके बाद जो है, तो पहला क्या हो गया? खाद्य पदार्थों की उपलब्धता प्रकाश संश्लेषण से होती है। दूसरा है ये जो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन है, जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है। ये लाइफ लाइन जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में जो 21% के लगभग है, इसकी उपलब्धता को बरकरार रखते हैं कौन? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होते हैं, उत्पन्न होते हैं और वायुमंडल में जाते हैं। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाओं के द्वारा, है ना, आप जान ही रहे हैं, हम सांस में छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे भी छोड़ रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम जलाते हैं, मोटर गाड़ियाँ चलती है, कारखाने चलते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन इसको कौन जो है संतुलित रखता है? वह हैं हरे पौधे। हरे पौधे क्योंकि अपने भोजन बनाने के लिए और संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए वो जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे हैं बच्चों। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन स्थापित करने का काम भी जो है यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे ही करते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना बच्चों कि वृक्षारोपण का जो ये अभियान चलाया जाता है, हम लोगों से जो ये कहा जाता है कि हर लोग अपने जीवन में 5 वृक्ष 10 वृक्ष या 1 वृक्ष लगाएं, इसका क्या महत्व है। तो आइए आज से आप और हम भी संकल्प लें कि हम जो है वृक्षों को लगाएंगे और लगे हुए वृक्षों को अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आज के इस टॉपिक को, प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक को ढंग से सुने हैं, समझे हैं और आगे इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप हल करेंगे।